हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए बिजनेस स्टडी हिंदी के अंदर। तो इसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर सेकंड चल रहा है और चैप्टर नंबर सेकंड जो है वो है प्रबंध के सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम प्रबंध के सिद्धांतों को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट हम जो प्रबंध के सिद्धांत करेंगे वो प्रबंध के सिद्धांत दिए हैं हमारे प्यारे टेलर ने। ठीक है, और इनका फुल नेम है फ्रेडरिक विंसलो टेलर। तो फ्रेडरिक विंसलो टेलर की ये रही फोटो, आपको दिख रही होगी। ओके, तो इन्होंने प्रबंध के सिद्धांत दिए। अब इन्होंने जो प्रबंध के सिद्धांत दिए हैं उसको वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत बोला जाता है। तो एग्जाम के अंदर जैसा कि अभी लग रहा है एमसीक्यू ज्यादा आएंगे। जो नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा सीबीएसई वालों का, और जो स्टेट बोर्ड है जैसे आरबीएसई हो गया, अदर बोर्ड है, उनका भी अभी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जैसी अभी सिचुएशन है उस हिसाब से लगता है कि एमसीक्यूज आपके ज्यादा आएंगे। तो वहां पर आपसे एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत किसने दिए। वहां नीचे लिखा होगा FW टेलर, यानी कि फ्रेडरिक विंसलो टेलर। इनका शॉर्ट नेम क्या है? FW टेलर, है ना। तो FW टेलर या फिर टेलर लिखा हो सकता है या हेनरी फ्योल लिखा हो सकता है, दो तीन नाम और हो सकते हैं, आपको ये वाला चूज करना है। इन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत दिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दिए। जो इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो बनता है आपका वो बनता है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 20 मार्च 1856 में और इनकी मृत्यु हुई 21 मार्च 1915 में। मतलब 20 मार्च को जन्म, 21 मार्च को मरण, डेथ हो गई उनकी। तो 20 मार्च 21 मार्च याद रहेगा, 20-21 एक दिन ही जिए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ईयर अलग था। ओके, वो 1856 था और ये 1915 था। ओके, मतलब 1856 और 1915। अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे, ये ध्यान रखना। हेनरी फ्योल FW टेलर जो थे हमारे, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, वो कौन थे? मैकेनिकल इंजीनियर थे। नेक्स्ट चलते हैं, इन्होंने जो वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत दिए हैं उसके ऊपर चलते हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंध के जो सिद्धांत दिए उन्होंने, टेलर ने बोला कि वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है। जो उन्होंने सिद्धांत दिए ना प्रबंध के, उस सिद्धांत को क्या बोला जाता है? वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। उसके अंदर उन्होंने बोला कि प्रबंध यह जानने की कला है कि आप श्रमिकों से, यानी कि अपने मजदूरों से और कर्मचारियों से क्या काम कराना चाहते हैं, और फिर यह देखना कि वो उसको सर्वोत्तम ढंग एवं कम लागत में करें। तो वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत जो टेलर ने दिए, तो उन्होंने यही बोला है कि आप अपने श्रमिकों से क्या काम कराना चाहते हैं, पहले ये चयन कीजिए इस चीज का। उसके बाद जो उनसे आप काम करवाना चाहते हैं वो आपको सर्वोत्तम ढंग से कराना है, मतलब बेस्ट तरीके से कराना है और कम लागत में कराना है। कॉस्ट ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम खर्चे में बढ़िया काम कराना है। ओके, जो हमारे टेलर साहब थे उनके ऊपर एक और एमसीक्यूज बन सकता है कि हमारे जो FW टेलर है वो कौन सी कंपनी में काम करते थे। तो उस कंपनी का नाम है बेथलम स्टील कंपनी। इसके अंदर ही काम किया और उन्होंने अपने जो ये वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत हैं उन्होंने इन सिद्धांतों को इस कंपनी में अप्लाई किया और जादू हुआ। कंपनी का जो एफिशिएंसी है, जो कंपनी की कैपेसिटी है, जो कंपनी का प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो उसी लागत पर 3 गुना बढ़ गया। 3 गुना, उसी खर्चे में 3 गुना काम हो गया। इसका मतलब तभी तो हम पढ़ रहे हैं इतने पुराने प्रबंध के सिद्धांतों को, जिनको वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत बोला जाता है। थोड़ा सा ये लेक्चर लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आपको सब समझ में आए। ठीक है, तो सपोर्ट कीजिए, लाइक कर दीजिए, अभी भी नहीं, अभी कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट है, अब इन्होंने जो वैज्ञानिक प्रबंध के जो सिद्धांत दिए, यानी कि जो प्रबंध के सिद्धांत टेलर साहब ने दिए, तो उसको वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत बोला गया। ये टोटल 4 सिद्धांत है। कितने बेटा? 4 है, 4 है। ठीक है, तो इन्होंने जो 4 सिद्धांत दिए, उन 4 सिद्धांतों को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे फर्स्ट जो है वो बोलता है विज्ञान पद्धति। और यहां पर विज्ञान पद्धति के बाद में जो है ना, यहां पर एक चीज और होती है कि इसको पढ़ते टाइम आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि विज्ञान पद्धति और उसके बाद में ये 2 वर्ड है। विज्ञान पद्धति न कि, ये 2 है ना, एक्चुअल में ये 2 चीजें हैं। एक तो है यहां तक लाइन पढ़ेंगे पहले, फिर यहां तक पढ़ेंगे ये वाला।
तो ये दो चीजें यहाँ पर, एक तो है विज्ञान पद्धति और एक है अंगूठे का टेक नियम। अब दोनों को पहले समझते हैं कि विज्ञान पद्धति किसको बोलते हैं और अंगूठे का टेक नियम किसको बोलते हैं। देखो, अंगूठे का टेक नियम जो है ना, जो हमारे टेलर साहब है वो बोलते हैं अंगूठे के टेक नियम को, जिसको रूल ऑफ थंब बोलते हैं, अंगूठे के टेक नियम को नहीं अपनाना है, उसकी जगह आपको विज्ञान पद्धति अपनानी है। मतलब साइंस का कोई मेथड फॉलो करना है अपने मैनेजमेंट के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर। आपको अंगूठे का टेक नियम नहीं अपनाना है। तो अब यहां पर आप बोलोगे सर ये अंगूठे का टेक नियम पहले बताओ होता क्या है, कि अंगूठे का टेक नियम होता क्या है जिसको जो टेलर साहब है वो अपनाने से मना कर रहे हैं। तो अंगूठे का टेक नियम का मतलब होता है कुछ लोगों ने पहले कुछ अनुभव किया और उसी को कंटिन्यू करना, ये अंगूठे का टेक नियम है। नहीं समझ में आया? उदाहरण देता हूं। फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी बंदे ने कोई फ्राइडे को काम स्टार्ट किया, शुक्रवार को, ओके, और उसका काम उस दिन बिगड़ गया, ठीक है। अब उसके मन में ये वहम बैठ गया कि शुक्रवार को कोई नया काम स्टार्ट नहीं करना। अब नेक्स्ट टाइम फॉर एग्जाम्पल के लिए उसने और कभी किया शुक्रवार को, और ऐसा ही सिचुएशन हो गई। अब उसके मन के अंदर बिलीव बैठ गया है, एक अंगूठे का टेक नियम आ गया है, उसको ऐसा अनुभव हुआ कि शुक्रवार को, फ्राइडे को कभी भी कोई नया काम स्टार्ट नहीं करना चाहिए। बट इसका कोई तथ्य नहीं है, इसकी कोई गणना नहीं है, इसके पीछे कोई साइंस नहीं है, बस उसके बिलीव्स हैं, है ना, उसकी सोच है। अब उसके मन में ये बैठ गया है दिमाग में कि शुक्रवार को कुछ काम करूंगा तो वो खराब होगा। अब ऐसा अगर एक चलन चल जाता है ना, अब सब बस चलन बैठ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी बिल्ली रास्ता काट जाती है, फॉर एग्जाम्पल के लिए, मैं तो नहीं मानता इन अंगूठे के टेक नियम को, लेकिन काफी लोग मानते हैं, बिल्ली काट गई, छींक कर लिया किसी ने, तो अब अभी छींक तो वैसे ही कोरोना की वजह से लोग दूर भागते हैं उससे, तो उस सिचुएशन में हम कहीं बाहर नहीं जाते हैं या फिर रुक जाते हैं। ऐसे अंधविश्वास जो है हम लेके बैठे हैं। तो ये सारे अंगूठे के टेक नियम हैं, जो किसी के मतलब फर्स्ट टाइम किसी ने किया, कुछ गलत हो गया होगा, लोगों ने उसको अपनाना स्टार्ट कर दिया, ये होता है अंगूठे का टेक नियम। ओके, तो अब हमारे टेलर साहब क्या बोलते हैं, अंगूठे का टेक नियम अपनाना नहीं है, उसकी जगह क्या अपनाना है, विज्ञान की कोई पद्धति अपनानी है जो अध्ययन एवं विश्लेषण पर आधारित हो, स्टडी करके, एनालिसिस करके एक नया, है ना, भले आपको ये प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो नॉर्मली, उसमें आपको साइंस को जोड़ना है, उसमें स्टडी करनी है, उसका विश्लेषण करना है, उसके बाद एक नियम आपको, एक सिद्धांत आपको अपनाना है। जो आप विधि अपना रहे हैं, जो प्रोसीजर अपना रहे हैं, जो प्रोडक्शन का हो सकता है, मैनेजमेंट का हो सकता है ना, तो वो आपको, है ना, अंगूठे का टेक नियम नहीं होना चाहिए। लोग कर रहे हैं इसलिए मैं करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो टेलर साहब ने क्या बोला, विज्ञान की कोई पद्धति अपनाओ, न कि कोई अंगूठे का टेक नियम, कि वो कर रहे थे, उन्होंने मना किया इसलिए हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रूल ऑफ थंब फॉलो नहीं करना चाहिए, साइंस का कोई मेथड फॉलो करना चाहिए। सेकंड जो हमारे टेलर साहब थे, उन्होंने जो सेकंड सिद्धांत दिया वो बोला सहयोग न कि टकराव। सहयोग करो न कि टकराव, दो वर्ड है। टकराव नहीं होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, लाते गुस्से नहीं चलने चाहिए, मिल बांट के रहना चाहिए। इन्होंने इसके अंदर एक बहुत ही शानदार लाइन बताई कि टकराव से, यानी कि लड़ाई झगड़ों से भला किसका भला होता है? ये क्या बोला? मतलब ये बोला कि उससे किसी का भला नहीं होता है। टकराव से क्या होता है, चाहे श्रमिक हो, चाहे मैनेजर यानी कि प्रबंधक हो, चाहे कारखाने का मालिक हो, किसी को भी लाभ नहीं पहुंचता अगर सब ईगो में रह जाते हैं, है ना। सबके बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, विवाद चल रहे हैं, टकराव चल रहा है, श्रमिक बार बार हड़ताल पे चले जाते हैं, प्रबंधक बार बार उनको परेशान करते हैं या उनसे जबरदस्ती काम कराने की कोशिश करते हैं, उनके बीच में कोई तालमेल नहीं है, कारखाना मालिक जिद्दी है, वो किसी की नहीं सुनता, अपनी ही सुनता है, तो यहाँ पर टकराव की स्थिति पैदा होती है। लोगों का ईगो जो है वो उसके ऊपर चलते हैं लोग, तो फिर अहंकार के ऊपर, मालिक मैं हूँ, वो बोल रहा है मेरी वजह से काम हो रहा है, वो बोल रहा है मैनेजमेंट मैं करता हूँ। अब भला इससे किसी का भला होगा? नहीं।
अगर श्रमिक हड़ताल पे चले गए, काम रुक जाएगा, बिजनेस में लॉस होगा। कारखाना के जो मालिक है उसने अगर ईगो के चक्कर में कुछ प्रबंधकों को, अच्छे कर्मचारियों को निकाल दिया, वहां भी काम पक्का हो जाएगा। तो किसी को लाभ नहीं पहुंचता है। तो इनको क्या करना चाहिए, इस सोच में बदलाव लाना चाहिए और मानसिक क्रांति लानी चाहिए। सबको बैठ के एक दूसरे को सुनना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए कि अगर यहां पर टकराव हुआ तो इससे किसी को भी लाभ नहीं है। तो एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। पर जो कर्मचारी है उनको बार बार हड़ताल वगैरह पे नहीं जाना चाहिए, और जो प्रबंधक है और जो मालिक है, अगर कंपनी को लाभ होता है तो उस लाभ को कर्मचारियों में भी बांटना चाहिए बोनस के रूप में, है ना, ऐसे। और कर्मचारियों को भी परिश्रम करके और जो नए चेंजेस आते हैं, जो नई टेक्नोलॉजी या कोई नया परिवर्तन होता है तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए। तो ये सबके लिए है। ओके, नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर, सहयोग न कि व्यक्तिवाद, है ना। मतलब अपने केवल अपने व्यक्तिवाद, केवल अपना नहीं सोचना है, सबका सोचना है, मिलकर के सहयोग करना है, मिलकर के काम करना। एक्चुअल में ये जो सिद्धांत हमारा सेकंड था, सहयोग न कि टकराव, उसको ही यह सिद्धांत सहयोग न कि व्यक्तिवाद आगे बढ़ाता है। ओके, उसका ही विस्तार है। ठीक है, उस सिद्धांत का ही विस्तार है। प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग होना चाहिए, कंपटीशन नहीं होना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना जरूरी है। प्रबंधकों को और कर्मचारियों को दोनों को समझना चाहिए कि दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। और ये समझ कब पैदा होगी, जब प्रबंधक जो है, यानी कि जो मैनेजर्स हैं, जो मालिक हैं, वो जब भी कोई बड़ा निर्णय ले तो कर्मचारियों को भी उस निर्णय में शामिल करें, कर्मचारियों से भी सुझाव मांगे। अगर कर्मचारी कोई सुझाव देता है जिससे कंपनी की जो लागत है, प्रोडक्शन लागत, उत्पादन लागत, अगर वो कम होती है तो उस कर्मचारी को सम्मानित करें, उसका कहना माने और उसको इज्जत दे, रेस्पेक्ट दे और मिलकर के काम करें, एक दूसरे को पूछे, कम्युनिकेशन संप्रेषण अच्छा रखे, तो फिर यहाँ पर सब सहयोग करेंगे, तो यहाँ पर कोई हड़ताल पे भी नहीं जाएगा। अब अगर मान लेते हैं प्रबंधकों की कोई बात कर्मचारियों को अच्छी नहीं लगी, लेकिन सब में कम्युनिकेशन अच्छा है, तो अब कर्मचारी जो है, वैसे ऐसा जापान के अंदर होता है, जैपनीज कंपनी है, वहां के जो कर्मचारी है, अगर उन कर्मचारियों को ध्यान से सुनना, उन कर्मचारियों को अगर प्रबंधकों के प्रति विरोध जताना होता है तो वो क्या कर देते हैं, अपने हाथ पर या कहीं काली पट्टी बांध लेते हैं, बाकी हार्डवर्क पूरा करते हैं, मेहनत पूरी करते हैं, हड़ताल नहीं करते हैं, बस वो काली पट्टी बांध के विरोध जताते हैं। तो वो ये जताने का एक तरीका अलग हो गया। ओके, इससे फिर सहयोग की भावना होगी और प्रबंधक भी उनकी सुनेंगे। ओके, तो ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट आता है अपना पॉइंट नंबर 4, प्रत्येक व्यक्ति जो व्यापार के अंदर काम करने वाले जो व्यक्ति है उनकी बात चल रही है, जो प्रत्येक व्यक्ति है उसकी अधिकाधिक क्षमता एवं समृद्धि के लिए विकास। व्यापार में काम करने वाले कर्मचारी, प्रबंधक, वो जितनी कैपेसिटी से काम कर सकते हैं, उनके अंदर जितनी योग्यता है, जितने गुण हैं, उन सब गुण का, योग्यता का, क्षमता का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। ओके, उससे व्यापार को भी लाभ होगा और कर्मचारी को भी लाभ होगा, वो विशेषज्ञ बन जाएगा, अनुभव होगा उसको। और इसके लिए अगर उसकी समृद्धि के लिए विकास करना पड़े, यानी कि उसको ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, शिक्षण देना पड़े, तो उसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा एक और चीज आती है इसके अंदर कि आप जब भी कर्मचारी की चयन प्रक्रिया, यानी कि आप जब भी कर्मचारी को चयन करें, मतलब किसी कर्मचारी को आप नौकरी दें, तो उसमें आप वैज्ञानिक रीति अपनाएं। भाई भतीजावाद नहीं चलना चाहिए। अगर योग्य है तो आएगा, योग्य नहीं है तो नहीं आएगा। वैज्ञानिक रीति जो है वो अपनानी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा वो उसमें उसको जो कार्य सौंपना है वो उसकी योग्यता अनुसार सौंपना है। जिस कार्य के लिए उसको रिक्रूट किया है, यानी कि उसको भर्ती किया है, वह कार्य उसको सौंपना है और उसकी योग्यता अनुसार उसे कार्य सौंपना। और अगर उसके आप चाहते हो उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो तो उसको प्रशिक्षण देना भी बहुत जरूरी है। तो इन 4 सिद्धांतों को अपनाकर वैज्ञानिक जो थे हमारे
टेलर साहब जो थे हमारे प्रबंधक, उन टेलर साहब ने अपनी कंपनी के अंदर इन 4 सिद्धांतों को अपनाया और उनकी कंपनी का प्रोडक्शन उसी लागत में 3 गुना बढ़ गया। इतना फायदा हुआ। तो उसके बाद ढेर सारी कंपनियां अपना रही है, अभी भी अपना रही है, फ्यूचर में भी अपनाती है अपनी कंपनी के हिसाब से। तो ये थे हमारे FW टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। अगर आपको ये वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत समझ में आए हैं तो बेटा प्लीज आप सपोर्ट कीजिए हमारा, ताकि हम आपके लिए ऐसे कैसे और लेक्चर जो है आपके लिए अवेलेबल कराते रहेंगे। अब आप सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? तो आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है, बहुत अच्छे से समझ में आया है, तो मैंने आपकी हेल्प की है, आप बच्चे और जितने भी बच्चे हैं उनकी हेल्प कीजिए, क्योंकि ये जरूरी है। जरूरी इसलिए क्योंकि अभी सिचुएशन जो है ना वो अच्छी नहीं है, हम सब जानते हैं। तो हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। आप और अपने जितने भी भाई बंधु हैं, आपके दोस्त हैं और आपके जो क्लासमेट्स हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए जो कॉमर्स के हैं, है ना, ताकि वे भी अपने घर बैठ के अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। हो सकता है थोड़े टाइम बाद में सिचुएशन तो नॉर्मल हो जाए, फिर कोई बच्चा ये नहीं बोले कि मेरे पास कुछ सुविधा नहीं थी, पैसा नहीं था, जिसकी वजह से मैंने पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि मुझे कोई पढ़ाने वाला नहीं था। वो नहीं सोचे वो, ठीक है। तो प्लीज प्लीज शेयर जरूर कीजिए। अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।